हेलो कैडेट। स्पेशल सब्जेक्ट का थोड़ा सा सिलेबस बचा, वो चलो कंप्लीट करते हैं। स्पेशल सब्जेक्ट का सिलेबस करते हैं कंप्लीट। द चीफ ऑफ एयर स्टाफ, इसमें क्या बोलते हैं, सीएस मतलब चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड एयर चीफ मार्शल। क्या रैंक होती है उसकी? एयर चीफ मार्शल इज ए 4 स्टार ऑफिसर। ठीक है, जो तीनों सेना है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो तीनों के हेड होते हैं उनको कितने स्टार होते हैं? 4 स्टार। तो जो एयरफोर्स का होता है उसको क्या बोलते हैं? सीएएस। ठीक है, और जो एयर ये आर्मी का होता है उसका सीओएस, है ना, और नेवी का सीएनएस। सारे क्या होते हैं? 4 स्टार ऑफिसर होते हैं। नेक्स्ट क्या, के एम क्रेपा वाज अवार्डेड द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। जो ये फील्ड मार्शल है आर्मी का, और हमारा क्या है? हमारा क्या है? मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स फील्ड। ठीक है, तो उसकी रैंक क्या होती है? रैंक तो ये होती है, उसके कितने स्टार होते हैं? 5 स्टार होते हैं। ठीक है, जैसे फील्ड मार्शल कितने स्टार है? 5 स्टार है। इसमें जो आर्मी के है उसमें सिर्फ 2 बंदे आए हैं, एयरफोर्स का है वो सिर्फ अकेला है। वो कौन है? अर्जन सिंह है। और इसमें कौन कौन है? के एम करेप्पा है, और दूसरा कौन है? SHFJ मानेक शाह। तो ये जो करेप्पा थे वो कब बने थे? 1986 में बने थे, और मानेक शाह बने थे 1971 में। वार हुआ था उसके तुरंत बाद बन गए थे। लेकिन ये जो करेप्पा थे वो इससे सीनियर थे। ठीक है, तो ये अर्जुन सिंह क्या है? एक अकेले एयरफोर्स में 5 स्टार ऑफिसर है। वो कब बने थे? 2002 में बने थे। ठीक है, वो कब थे? वो ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ कब थे? 1965 के वार में थे। जूनियर कमीशन ऑफिसर कौन से रैंक होते हैं? जैसे जेसी होते हैं ना, जैसे JW है एयरफोर्स का। ठीक है, वांट ऑफिसर है, MW है, वो किस में आते हैं? वो जूनियर कमीशन ऑफिसर में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, पीस टाइम और वार टाइम। पीस टाइम में कौन से? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। और वार टाइम में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। ठीक है, ये है गैलेंट्री अवार्ड्स। ये है नेक्स्ट एओसी। एओसी की फुल फॉर्म क्या आती है? एयर ऑफिसर कमांडिंग। एओसी इन सी क्या होता है? एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। ये कहाँ पे होता है? ये होता है एयरफोर्स स्टेशन में, जो विंग होते हैं उसमें। और ये कहाँ पे होता है? ये कमांड में होता है। ठीक है, तो इसके अंडर में क्या क्या होता है? फ्लाइंग स्क्वाड्रन होते हैं, जो यूनिट होती है जहाँ पे फ्लाइंग होती है। ये कू क्या होता है? चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर। ठीक है, इसके अंदर सारी फ्लाइंग वाले जो होते हैं, एविएशन की से रिलेटेड जो भी होगा, फ्लाइट सेफ्टी से रिलेटेड जो होगा, वो सारे इसके अंडर में रहेंगे। कैडेमो क्या होता है? जो भी लिखाई पढ़ाई वाला होता है, ठीक है, कागज पत्र वाला होता है, वो सारा किसके अंदर आता है? कैडेमो के अंदर आता है। चीफ एडम ऑफिसर, ये ओ कैपिटल रहता है। और CN जो, ये क्या होता है? सारा मेंटेनेंस वाला, ठीक है, जो मैकेनिकल वाला, वो सारा किसके अंदर आता है? CN जो, चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर। नेक्स्ट देखते हैं कमांड्स। एयरफोर्स में कितनी कमांड है? 7 कमांड है। ठीक है, 5 है ऑपरेशनल और 2 है फंक्शनल। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना ऑपरेशनल और फंक्शनल में। कई बंदे सोचते हैं फंक्शनल फंक्शनल है तो ये जो 5 है ये होगी। ठीक है, तो फंक्शनल मतलब जो ट्रेनिंग कमांड है और मेंटेनेंस कमांड है, ये किसमें आती है? फंक्शनल। ऑपरेशनल मतलब जहां पे फ्लाइंग होती है, जिस कमांड में होती है ऑपरेशनल कमांड। तो ये क्या है? साउथर्न कमांड कहाँ पे है? त्रिवेंद्रम में है। ईस्टर्न कमांड का शिलोंग में है। वेस्टर्न कमांड नई दिल्ली में है। और साउथ वेस्ट एयर कमांड कहाँ पे? गांधीनगर में है। और सेंट्रल एयर कमांड कहाँ है? इलाहाबाद में है। ठीक है, जो सुप्रीम कमांडर होता है तीनों सेनाओं का, वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। S-400 इज कैपेबल ऑफ इंगेजिंग स्टैंड ऑफ जैमर एयरक्राफ्ट। क्या क्या इंगेज कर सकता है S-400 एयरक्राफ्ट? बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल इन डेंस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इन्वायरमेंट। ठीक है, सब कुछ एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल, कोई मिसाइल हो या एयरक्राफ्ट हो, कुछ भी हो, ड्रोन हो, सबको ये इंगेज कर सकता है। राफेल क्या? राफेल इज ए पोस्टर चाइल्ड ट्रांसफॉर्मेशन फाइटर विच प्रोवाइड ए वे फॉरवर्ड टू एयर फोर्स confronted to the requirement of doing more less in an ever changing
स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट। ये जो राफेल है वो कौन सी जनरेशन का, 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। ये कितने इंजन है इसमें, ट्विन इंजन है। और कितनी इसमें कॉकपिट ये कॉकपिट में कितनी सीट होती है, 2 सीट होती है। इसमें एक सीट के अंदर वो टैंक लगा दिया जाता है पीछे वाली सीट के अंदर, तो एक पायलट से भी काम चल जाता है। इसमें सिंगल सीटर भी बन सकता है ये, और ये डबल सीटर भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक ग्लास कॉकपिट। ग्लास कॉकपिट कौन सी होती है, इज एन एयरक्राफ्ट कॉकपिट दैट फीचर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिसमें ऐसे स्क्रीन लगी रहेगी, ठीक है, उसी में सब कुछ दिखा जाएगा डिजिटली, ठीक है, सब कुछ लिखाएगा डिजिटल। उसमें कोई मैकेनिकल वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, नीडल वाला नहीं होगा जिसमें हम पायलट को खुद काउंट करना पड़े, वो होती है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले रेदर देन मैकेनिकल गेज। उसमें मैकेनिकल गेज नहीं रहते। मॉडर्न ऑटो पायलट यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल द एयरक्राफ्ट। जो ऑटो पायलट है उसमें कौन क्या यूज होता है, सॉफ्टवेयर यूज होता है, ठीक है। वो जो ग्लास कॉकपिट होती है उसका ड्रॉबैक क्या होता है कि वो ब्लैक आउट हो जाता है, उसमें जो ये स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाती है। द UAV इज एन एक्रोनिम फॉर अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, विच इज एन एयरक्राफ्ट विद नो पायलट ऑन बोर्ड। यूएवी की फुल फॉर्म क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मतलब इसमें कोई आदमी नहीं रहता, कोई पायलट नहीं रहता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या बोलता है ये लॉ, द सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, यानी जो सारी टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, ना वो कम होती है ना ज्यादा होती है। यानी एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एंगल ऑफ अटैक, एंगल ऑफ अटैक क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द कोड लाइन एंड रिलेटिव एयर फ्लो अनडिस्टर्ब्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एरोफॉइल, ठीक है। देखो जैसे ये एयर फ्लो है मान लो, ठीक है, एयर ऐसी बहती है, ओरिजेंटली माना जाता है, तो ये और ये है, यहाँ पे एक विंग है, इसकी ये होगी कोड लाइन। तो जो ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, इस लाइन पे जितने भी एंगल बनाएगी वो सेम बनाएंगे, ठीक है। तो जो ये एंगल होगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ अटैक, ठीक है, इन एयर फ्लो और कोड लाइन के बीच में जो एंगल बनता है। और जो कोड लाइन और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें ये दिखा रखा है, ये कोड लाइन है, ये वाली ब्लू वाली, ये रिलेटिव एयर फ्लो है यानी रिलेटिव विंड है, ये एंगल ऑफ अटैक है। ये सेंटर ऑफ प्रेशर है जहाँ पे लिफ्ट एक्ट करती है, ये लिफ्ट है ऊपर, ये पीछे ड्रैग है, और ये रिजल्टेंट है इनका दोनों का। नेक्स्ट है ये 4 फोर्स होते हैं, आगे क्या रहता है, थ्रस्ट, पीछे ड्रैग रहता है, ऊपर लिफ्ट रहता है, नीचे वेट रहता है। ड्रैग क्या होता है, ड्रैग इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टोटल डायरेक्शन। कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल, एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एज ए रिलेटिव एयर फ्लो। जैसे जिस तरफ से हवा आ रही है उसी तरफ ड्रैग भी काम करता है, एक्ट करता है। इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द एयर टू एनीथिंग मूविंग थ्रू इट। डिफरेंट विंग शेप ग्रेटली अफेक्ट ड्रैग, ठीक है। विंग शेप जैसे आगे से बिल्कुल थीन होगी, पतली होगी, वो बहुत कम उस पर ड्रैग लगेगा, अगर आगे से बहुत ज्यादा मोटी होगी उस पर ड्रैग ज्यादा रहेगा। एयर डिवाइड स्मूथली अराउंड ए विंग्स राउंडेड लीडिंग एज एंड फ्लो नीटली ऑफ इट्स टेपर्ड ट्रेलिंग एज। जो ये एयर फ्लो है यहाँ से डिवाइड होके आधा ऊपर जाता है और आधा नीचे, ठीक है, ये इसके बिल्कुल साथ में ही जाता है, ठीक है। तो ये साथ में फ्लो करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइनिंग, ठीक है। जो ये एयर फ्लो इसके बिल्कुल साथ में अटैच होके जाता है इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइनिंग। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन algebraic sum of all the force acting on the body is 0। मान लो ये कोई बॉडी है, इस पे 4-5 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो इनका सम क्या होगा, 0 होगा। तो वो किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है। मान लो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। यानी कोई नेगेटिव फोर्स है, कोई पॉजिटिव फोर्स है, तो सबका जोड़ क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, तो वो बॉडी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। दूसरा नेक्स्ट क्या, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट।
कोई भी पॉइंट है, एक इधर क्लॉकवाइज, एक की डायरेक्शन ऐसे, एक की ऐसे डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो मूवमेंट है दोनों की इक्वल है, तो वो भी क्या है, जो बॉडी है वो क्या इक्विलिब्रियम में रहेगी। नेक्स्ट है एरोड्रम। एरोड्रम क्या होता है? एरोड्रम डिफाइंड एरिया ऑन द लैंड और वाटर इंक्लूडिंग एनी बिल्डिंग। क्या क्या रहेगा उसमें? बिल्डिंग रहेगा, इंस्टॉलेशन रहेगा, इक्विपमेंट रहेंगे, जो जैसे रडार हो गया इस टाइप के। इंटेंडेड टू बी यूज्ड आइदर ओनली और इन पार्ट और द अराइवल फॉर डिपार्चर, अराइवल एंड मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट। यानी कोई भी मूवमेंट हो रही है एयरक्राफ्ट की, उनके लिए यूज हो रहा है, तो वो क्या है, उस पे एरोड्रम है। यानी एरोड्रम पे जो भी आइटम है वो एयरक्राफ्ट की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए यूज हो रहे हैं, तो वो क्या है, एरोड्रम है। एरोड्रम में क्या है, बिल्डिंग एंड इंस्टॉलेशन है। हेडिंग क्या है? व्हाट इज हेड? द डायरेक्शन इन विच द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ एयरक्राफ्ट इज पॉइंटेड यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डिग्री फ्रॉम नॉर्थ। मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये कोई एयरक्राफ्ट है, ठीक है। इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ये कितनी डिग्री का बना रहा है, कितनी डायरेक्शन, ये कितनी डिग्री पे है, ये क्या है, हेडिंग बोलते हैं इसको, है ना, कितने एंगल में है ये नॉर्थ से। फ्लाइट स्ट्रिप क्या है? इट इज रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ एन एयरफील्ड कंटेनिंग द रनवे। इसमें रनवे होगा, ये जो व्हाइट वाला है ये क्या रनवे है। एंड पेव्ड ओवर रन, ये पीछे वाला क्या होता है, पेव्ड ओवर रन होता है। अलोंग विद द शोल्डर एंड क्लियर जोन, जो ये व्हाइट वाली पट्टी होती है रनवे के, वो क्या शोल्डर होते हैं। और जो ये साथ में ये ग्रीन वाला है, जहाँ पे ग्रीन 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 घास होती है, ठीक है, तो वो क्या है, वो क्लियर जोन होते हैं। यानी इसके कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, कोई पेड़ वगैरह नहीं होते, क्लियर जोन में होता है, ठीक है। सबको मिला के क्या होता है, फ्लाइट स्ट्रिप। ये जैसे ये इसकी हेडिंग है 09, इसका क्या है, हेडिंग है। यानी ये डिग्री है 090, 90 डिग्री का है। ये क्या है, ये थ्रेश होल्ड है, टच कहा 9 नंबर क्या है, थ्रेश होल्ड, इस पे दिखेगा ये 9 नंबर थ्रेश होल्ड है। और क्या है आपके सिलेबस में, चलो ये छोड़ो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखते हैं राइट ऑफ वे प्रोसीजर। एयरक्राफ्ट आर टू गिव वे टू ईच अदर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। इसमें क्या है कि ये जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को वे देगा, ठीक है, यानी रास्ता देगा। जैसे फॉर एग्जांपल एरोप्लेन गिव वे टू ऑल अदर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। जो एयरप्लेन है ये सारे बाकी है, ये है ना, इनको वे देगा, रास्ता देगा, पहले उनको जाने देगा, ठीक है। जैसे एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर आ रहा है, तो पहले हेलीकॉप्टर जाएगा, उसके बाद एरोप्लेन जाएगा, ठीक है। जैसे हेलीकॉप्टर और एयरशिप है, तो पहले एयरशिप जाएगी फिर हेलीकॉप्टर जाएगा, ये नहीं उसको रास्ता देगा। आगे क्या है, एयरफील्ड सर्किट। एयरफील्ड सर्किट इज द एयर स्पेस एक्सटेंडिंग टू 3000 फीट अबव एयरफील्ड। कितने हैं, एयरफील्ड है मान लो ये, इससे हाइट कितनी है, कितनी हाइट है, 3000 फीट, ठीक है। और रेडियस कितना है इसका, जैसे ये रनवे है, कोई भी रनवे है, तो उससे 18000 के जो रेडियस में है वो सर्किट रहेगा। रेडियस कितनी है, 18000, और हाइट कितनी है, 3000। ये क्या है, ये जो फ्लाइंग होते हैं इन ऑल केस देयर अल्टीट्यूड, मतलब जो माइक्रोलाइट का अल्टीट्यूड है, मस्ट बी सच दैट द मिनिमम हाइट ऑफ 2000 फीट अबव द ग्राउंड इज मेंटेन्ड, ठीक है। जो फ्लाइंग करेगा माइक्रोलाइट, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम हाइट होनी चाहिए 2000 फीट अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड 2000 फीट होनी चाहिए। हाइपोक्सिया क्या, हाइपोक्सिया कम ऑन विदाउट वार्निंग ऑफ एनी काइंड। सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन मस्ट बी अवेलेबल इन एनी एयरक्राफ्ट दैट विल बी फ्लोन अबव 10,000 फीट बाय डे। हाइपोक्सिया क्या है, जब फ्लाइंग करते हैं ऊपर, उसमें क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसमें उसके लिए क्या है, जब एयरक्राफ्ट 10,000 फीट से ऊपर फ्लाई कर रहा है दिन में, और 5,000 से ऊपर फ्लाई कर रहा है, अबव सी लेवल से ऊपर उड़ रहा है, तो उसको नाइट में ऑक्सीजन लेके चलना होता है, ठीक है। यानी जो भी पैसेंजर है या पायलट है वो ऑक्सीजन यूज करेगा, ऑक्सीजन मास्क लगा के रखेगा। तो 5,000 फीट से ऊपर दिन ये नाइट में है, और 10,000 फीट से ऊपर नाइट में है, नहीं तो हाइपोक्सिया होने के चांस है। हाइपोक्सिया में क्या होता है, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ हाइपोक्सिया अकर एट
5000 फीट इन द फॉर्म ऑफ डिमिनिश्ड नाइट विजन। तो हाइपोक्सिया अगर हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा उसको, उसका नाइट विजन है जो कम हो जाएगा, मतलब उसको रात को धुंधला दिखना लग शुरू हो जाएगा। हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है कि जो ज्यादा सांस उसने बाहर निकाल दी, यानी उसमें जो ऑक्सीजन है उसको कम मिल रही है, लेकिन जो शरीर में है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन कम मिलेगी तो क्या ओवर ब्रीथिंग, मतलब बाहर ज्यादा सांस छोड़ दी उसने, इज एन इंक्रीज इन रेस्पिरेशन दैट अपसेट द नेचुरल बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द सिस्टम। ये है एयर ब्लॉक जब हो जाता है, जब एयर में फ्लाई करते हैं, ठीक किसी भी जहाज में सिविल वाले में भी बैठते हैं, तो क्या होता है कि एक कान हमारे ब्लॉक हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या, इट इज एडवाइजेबल टू यूज द वाल्व सल्वर टेक्निक। जो ये है टेक्निक है, इसमें नाक बंद करके कान से प्रेशर निकाला जाता है, तो उससे जो एयर ब्लॉक है वो ठीक हो जाते हैं। दैट इज क्लोज द माउथ, होल्ड द नोज एंड ब्लोक जेंटली, यानी मुंह और नाक बंद करके कान से प्रेशर निकालना। टेक्निक यूज्ड फॉर एयर नेविगेशन इन द एयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। जो फ्लाइंग करते हैं उसके लिए जो नेविगेशन टेक्निक है वो दो टाइप की है। वीएफआर मतलब विजुअल फ्लाइट रूल, आईएफआर क्या है, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल। ये ग्लोब है, इस पे जो ये खड़े वाली लाइन है ये है मेरिडियन, ये जो लेटी हुई है वो है लैटिट्यूड। तो इसमें एक ये लाइन दे रखी है व्हाइट वाली, जो सारी मेरिडियन है, उस पे जो कोई भी लाइन होगी वो अगर सेम एंगल पे काटेगी इसको, तो क्या रहती है, रम लाइन रहती है। जैसे सारी मेरिडियन को सारी लैटिट्यूड सेम एंगल पे काटती है, और इक्वेटर भी क्या है, सेम एंगल पे काटता है, तो वो क्या रम लाइन है। ये मैप का है। द फोर बेसिक एलिमेंट रिक्वायर्ड इन ए मैप आर। मैप में कितने बेसिक एलिमेंट होते हैं, चार बेसिक एलिमेंट होते हैं। क्या क्या रहता है, एरिया, जो एरिया दिखा रहे हैं किसी भी कंट्री का, किसी भी सिटी का या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, तो करेक्ट होना चाहिए। बेरिंग मेजरमेंट, जो मेजरमेंट लेंगे, जो रहेगी, जो डिस्टेंस चेक करे होगी, वो जो मैप में रहेगी और जो बाहर अर्थ पे रहेगी वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। शेप विल बी करेक्ट, जो शेप है, एरिया भी शेप करेक्ट होना चाहिए, शेप भी करेक्ट होनी चाहिए। और डिस्टेंस विल बी मेजर्ड एक्यूरेटली, जो डिस्टेंस है वो भी अर्थ पे और जो ग्लोब मैप है उस पे सेम होनी चाहिए। तो ये क्या क्या है, एरिया है और शेप है, एरिया है और शेप है, और मेजरमेंट है जो और डिस्टेंस है, वो चार क्या है, एलिमेंट है। डिस्टेंस आर गिवन इन, डिस्टेंस किस में रहता है, किलोमीटर, नॉटिकल माइल्स और स्टेचुएट माइल्स। एट अ स्केल, द स्केल इज द रेशो ऑफ ए डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द मैप। जो कोई भी मैप होता है, जैसे मान लो मैप है, तो उसके नीचे में एक स्केल दिया रहता है, ठीक है, यहाँ पे। तो वो बताता है कि जो स्केल मैप है उसकी जो डिस्टेंस है वो अर्थ पे कितने डिस्टेंस के इक्वल होती है, वो था स्केल। द स्केल इज द रेशो ऑफ डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द मैप टू द कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस। स्केल ऑन मैप इज रिप्रेजेंटेड कॉमनली बाय, जो स्केल है किस में दिखाया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में रहेगा, चाहे तो फ्रैक्शन में रहेगा, चाहे ग्रेजुएट स्केल लाइन रहेगी, या स्टेटमेंट इन द वर्ड, यानी या इन तीनों फॉर्म में रह सकता है, स्टेटमेंट में, स्केल में या फ्रैक्शन में। ये जो एटमॉस्फेयर है उसकी चार लेयर है। ट्रोपोस्फेयर, ये क्या, सारी वेदर एक्टिविटी इसी में होती है, बारिश होती है जो सारी ट्रोपोस्फेयर में ही मैक्सिमम होती है। ये कहाँ तक रहती है, 11 से 16 किलोमीटर तक रहती है, ठीक है, अर्थ सरफेस से। जैसे पोल की तरफ 11 रहेगी, जो इक्वेटर है उस पर 16 किलोमीटर रहेगी। ये नेक्स्ट क्या, स्ट्रेटोस्फेयर, ये कितने किलोमीटर तक रहता है, 50 किलोमीटर। जो ओजोन लेयर है इसी में पाई जाती है। फ्लाइंग भी मैक्सिमम स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं, जो ऊपर एयरक्राफ्ट उड़ते हैं वो इसमें ही उड़ते हैं मैक्सिमम। मेसोस्फेयर कितने हैं, 50 से 85 किलोमीटर है। सबसे कम टेम्परेचर इसमें पाया जाता है मेसोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर पाया जाता है, जो किस वजह से होता है, जो आयंस होते हैं उसकी वजह से वो सारे हीट ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जो रेडियो वेव्स होते हैं वो भी आयन से टकरा के वापस आते हैं, यानी थर्मोस्फेयर में जो आयनोस्फेयर है उससे टकरा के सारी वापस आती है।
नेक्स्ट है एयर मॉडलिंग का। डॉक्टर थॉमस यंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द लिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए कैम्बर्ड सरफेस इन कंपैरिजन टू द फ्लैट सरफेस। यानी एक फ्लैट सरफेस है, एक कैम्बर्ड सरफेस है, यानी एयरोफॉयल शेप है, तो किस में ज्यादा लिफ्ट होगी, इसमें जो है ये एयरोफॉयल शेप है उसमें ज्यादा लिफ्ट होगी। तो वो किसने ये इन्वेंट किया था, ये थॉमस यंग ने ये डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है अल्फोंस पेनार्ड इन्वेंटेड मॉडल फिटेड विद टेल सरफेस एंड विंग विद डाइहेड्रल एंगल। तो उसने जो मॉडल बनाया था उसमें टेल था और जो विंग था उसके डाइहेड्रल एंगल थे। डाइहेड्रल कौन से होते हैं, जो नीचे की तरफ रहते हैं, जैसे ये एयरक्राफ्ट है, ये विंग है, तो ये एनहेड्रल है, ठीक है। और जो ऊपर की तरफ रहेंगे, ठीक है, तो वो क्या है, डाइहेड्रल है। तो डाइहेड्रल एंगल से क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है जो मॉडल की वो बनी रहती है। दिस गेव सब्सटेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ फ्लाइट टू द एरो मॉडल। जो डाइहेड्रल एंगल है ये इसको देता है स्टेबिलिटी। ये तीसरा नाम क्या है, जॉर्ज कैले बिल्ड ए हेलीकॉप्टर मॉडल। इसने जॉर्ज कैले ने क्या किया था, हेलीकॉप्टर मॉडल बनाया था। खास कब बनाया था, 1796 में। कैले ने क्या किया था, हेलीकॉप्टर मॉडल बनाया था। थॉमस यंग ने लिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये एक डिस्कवर करी थी। अल्फोंस पेनार्ड ने टेल सरफेस के साथ जो मॉडल बनाया था। और चौथा नाम है ये प्रोफेसर लैंगले, इसने पेट्रोल ड्राइवन मॉडल बनाया था जिसका नाम था एरोड्रम नंबर 5। जो आपकी बुक में ये एयर मॉडल दे रखे वो 4 टाइप के दे रखे, एरो ये क्या है, स्टैटिक, ग्लाइडर, कंट्रोल लाइन और आरसी मॉडल। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज द जनरल सेफ्टी कोड। जब आप एयर मॉडल की फ्लाइंग करते हो तो ये सेफ्टी मॉडल, सेफ्टी प्रिकॉशन दे रखे, सेफ्टी कोड दे रखे, वो क्या क्या है। आई विल नॉट फ्लाई माई मॉडल एयरक्राफ्ट इन कंपटीशन, ये मैं नहीं उड़ाऊंगा कंपटीशन वगैरह में। इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेक्टेटर, मतलब कोई दर्शक होगा तो नहीं उड़ाऊंगा। कब तक, अंटिल कब तक नहीं उड़ाऊंगा, इट हैज बीन प्रोन टू बी एयरवर्थी, मतलब वो सेफ है। एयरवर्थी मतलब ये सेफ है, यानी एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं होगा। बाय कैसे चेक करें कि बाय हैविंग बीन प्रीवियसली सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट, ये यानी उसका पहले फ्लाइट टेस्ट हो चुका है, उसके बाद ही उसको, यानी जो कोई देखने आ रहा दर्शक आ रहे तब उसको फ्लाई करवानी है, बिना यानी फर्स्ट शॉट ही उसको दर्शकों में ले जाके नहीं फ्लाई करवाना है। और दूसरा क्या है, आई विल नॉट फ्लाई माई मॉडल हायर देन अप्रोक्सीमेटली 400 फीट, कितनी हाइट पे, हायर देन, आई विल नॉट फ्लाई मतलब 400 फीट से ऊपर नहीं उड़ाऊंगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, 3 माइल्स ऑफ एन एयरपोर्ट विदाउट नोटिफाइंग द एयरपोर्ट अथॉरिटी। जो मान लो ये एयरपोर्ट है उसके 3 माइल्स के अंदर नहीं उड़ाऊंगा, यानी उसकी बाउंड्री के 3 मील में नहीं उड़ाऊंगा, उसके 3 मील के बाद ही उड़ाना है उसको। नेक्स्ट क्या, GRS रॉकेट चार्ज पैराशूट रेस्क्यू सिस्टम, मतलब ये है गैलेक्सी रेस्क्यू सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक रॉकेट होता है जो उसको एक्टिवेट करता है। पहले वो जो पिन खींचते हैं वो रॉकेट को एक्टिवेट करेगा, तो उससे पहले क्या निकलेगा, मेन कैनोपी निकलेगी। कितने सेकंड के बाद, 3.2 सेकंड के बाद उसके बाद मेन पैराशूट निकलता है, ठीक है। जब उसको पिन को पुल करते हैं तो पहले क्या है कि मेन कैनोपी निकलेगी, उसके बाद मेन पैराशूट निकलता है। कितने सेकंड के बाद, 3.2 सेकंड के बाद। ये क्या, प्रोपेलर इज 2 ब्लेड, कितने ब्लेड है अपने प्रोपेलर में, 2 ब्लेड है, वो वुड का बना हुआ है और फिक्स्ड पिच डिजाइन है। उसका डिजाइन क्या फिक्स है, यानी उसकी पिच चेंज नहीं होती है। विद प्रोपेलर डायमीटर, उसका डायमीटर कितना है, 1650 mm है। और इसमें जो गियर बॉक्स लगा है उसका रिडक्शन रेशियो कितना है, 1:2.27, मतलब जब इंजन के आरपीएम इतने हैं तो इसका जो गियर बॉक्स जो प्रोपेलर है उसका रेशियो इतना रहेगा। बैटरी इज केपेबल ऑफ ऑपरेशन विद इन ए टेम्परेचर, जो बैटरी है उसमें वो -30 से 60 डिग्री तक ऑपरेट कर सकती है। और कितने हाइट तक, ये अल्टीट्यूड तक, 5000 मीटर अल्टीट्यूड तक ये ऑपरेट कर सकती है। नेक्स्ट है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर इज लोकेटेड इन, ये अल्टीट्यूड इज इंडिकेटेड इन फीट। जो अल्टीमीटर में अल्टीट्यूड दिखाता है वो किस में दिखाता है, फीट में दिखाता है। अल्टीमीटर हैज 2 इंडिकेटर, कितने हैं, 2 इंडिकेटर है एलसीडी में, जो क्या दिखाते हैं, फ्लाइट लेवल, फ्लाइट लेवल दिखाते हैं, FL लिखा रहता है उसमें, ठीक है।
तो एल्टीट्यूड रेफरेंस इसमें एफएल के लिए रेफरेंस नंबर क्या लिया गया है 1013.25 एचपी है, ठीक है। इसको सेट नहीं करना पड़ता है, इसलिए पूरा पहले ही सेट रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन नहीं दिखाया जाता कहीं भी, डायरेक्ट एफएल दिखाया जाता है। दूसरा क्या QNH इन एसपी, QNH डेली चेंज करना पड़ता है 1000 1010 900 इस टाइप का, तो उसके बेस पे अल्टीट्यूड दिखाता है। अल्टीट्यूड किस में दिखाता है, फीट में दिखाता है। नेक्स्ट टोटलाइजर स्टार्ट काउंटिंग इंजन हावर्स व्हेन आरपीएम एक्सीड 700 आरपीएम, ठीक है। जब 700 आरपीएम से ये एक्सीड कर जाएगा तो टोटलाइजर काउंटिंग शुरू कर देता है। आरपीएम डिस्प्ले टर्न रेड व्हेन इंजन आरपीएम इज अबव 5800, जब 5800 से ऊपर हो जाएगा तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। रेंज ऑफ टैकोमीटर इज 0 to 700 आरपीएम, जो टैकोमीटर की रेंज कितने 0 से 7000 आरपीएम तक है। डिस्प्ले बोथ ऑन एनालॉग एंड डिजिटल एलसीडी, तो इसमें दोनों में दिखाता है, ये डिजिटल में भी दिखाता है और नीडल वाले में भी दिखाता है, ठीक है। एडिशनल एलसीडी इज प्रोवाइडेड टू इंडिकेट फ्लाइट टाइम which start registering when exceed 56 नॉट फॉर मोर देन 5 सेकंड। जो वेरियोमीटर है उसमें ये फ्लाइट टाइम दिखाता है, उसमें कब शुरू होता है ये फ्लाइट टाइम दिखाना, जब उसकी स्पीड, एयरक्राफ्ट की स्पीड 36 नॉट से ज्यादा हो जाएगी, कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। मैक्सिमम विंड स्पीड फॉर पार्किंग आउटडोर विदाउट टाई डाउन इज 15 नॉट्स, ठीक है। बाहर अगर पार्क करना है तो 50 नॉट से ज्यादा विंड स्पीड नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम विंड पार्किंग आउटसाइड विदाउट टाई, ठीक है। अगर बांधे नहीं तो उसको सिर्फ चौक लगाए, टाई नहीं करे। और मैक्सिमम विंड स्पीड फॉर पार्किंग आउटडोर विद टाई डाउन, जब उसको बांध देंगे तो कितनी नॉट्स पे बांध सकते हैं, 400 नॉट्स 40 नॉट्स तक अगर एयर है तो बाहर भी पार्क कर सकते हैं उसको टाई करके, ठीक है। और फ्लाइंग कब तक जो फ्लाइंग करते हैं माइक्रोलाइट की, वो भी 50 नॉट्स जब एयर स्पीड होगी तब तक कर सकते हैं। और अगर उससे ज्यादा है, 50 नॉट से ज्यादा है विंड स्पीड, तो फ्लाइंग नहीं करनी है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कितना है, 472.5, 472.5। मैक्सिमम लैंडिंग वेट, यानी इससे ज्यादा अगर लैंडिंग वेट होगा, ये मैक्सिमम ही है तो इससे ज्यादा क्या होगा, दोनों सेम ही है, ठीक है। स्टैंडर्ड एम्प्टी वेट कितना है, 275। मैक्स यूजफुल लोड कितना है, 197। मैक्सिमम परमिटेड आरपीएम कितना है, 58 फॉर कितने सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए है ये। कंप्रेशन रेशो कितना है, 9:1 है, ठीक है। यानी जो एयर आती है इनटेक से, वो कंप्रेस कितने तक हो जाती है एयर, और जो फ्यूल का मिक्सर होता है वो कितने कंप्रेस होता है, 9:1। कूलिंग सिस्टम, नेक्स्ट है कूलिंग सिस्टम। ये क्या है, कूलिंग सिस्टम वाटर कूल्ड हेड सिलेंडर है, रैम एयर कूल्ड सिलेंडर है, और जो मूविंग पार्ट है वो किससे कूल होते हैं, ऑयल से कूल होते हैं। इंजन इज टू रिक्वायर्ड टू बी वार्म्ड अप एट नॉट मोर देन 2500 आरपीएम टिल सच टाइम वर्किंग टेम्परेचर ऑफ ऑयल इज अचीव्ड। मतलब 50 डिग्री तक जब आता है ऑयल टेम्परेचर, तब तक 2500 आरपीएम तक उसको वार्म अप करना पड़ता है, ठीक है। और से अगर कम पे करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे स्पार्क प्लग है वो डर्टी हो जाएंगे। चेक ब्रेक सर्विसिबिलिटी एवरी 200 मीटर, हर 200 मीटर पे जब टैक्सी करके लेके जाते हैं तो हर 200 मीटर पे ब्रेक सर्विसिबिलिटी चेक करनी होती है। टेक ऑफ का कितने पे करते हैं, 40 to 43 नॉट पे, 40 से 43 नॉट पे एयरबोर्न होना है। कैरी आउट चेक ऑफ इंजन एंड फ्लाइट पैरामीटर एवरी 5 मिनट, कितने 5 मिनट में जो इंजन के पैरामीटर है वो हर 5 मिनट में चेक करने। नॉर्मल सर्किट की जो हाइट होती है वो 700 फीट होती है, वो ग्राउंड लेवल होती है, और जो स्पीड होती है 70 से 75 नॉट्स होती है।
टच डाउन अंडर नॉर्मल विंड कंडीशन विल अकर एट, जो टच डाउन करता है लैंडिंग के टाइम पे तो कितनी होनी, 40 नॉट होनी चाहिए। अलाउ नोज व्हील, जो नोज व्हील टच होगा, जो मेन, ये क्या है, मेन व्हील का, जो नोज व्हील टच कराना वो कितने पे, जब 27 नॉट्स की स्पीड आ जाएगी तब नोज व्हील टच होएगा। फॉर नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशन मैकेनिकल फ्यूल पंप प्रोवाइड एडिक्वेट फ्यूल प्रेशर, जो नॉर्मल के लिए क्या है, मैकेनिकल फ्यूल पंप जो इंजन के पास लगा रहता है, मैकेनिकल फ्यूल पंप वो सप्लाई देता रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप इज सेफ्टी ऑप्शन टू प्रेस इवेंचुअल फ्यूल वेपर्स, ठीक है। मतलब अगर फ्लाइंग नॉर्मल नहीं करनी है, जैसे ऊपर क्लाइंब करना है, ठीक है, या उसमें कुछ वेपर आ जाए फ्यूल में, तो उसके लिए कौन सा है, इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप दे रखा है अलग से, जो राइट सीट के पीछे है। स्टॉल स्पीड क्या है, स्टॉल स्पीड क्या होता है, जिसके नीचे जाते ही हमारी लिफ्ट कम होने लगती है या एयरक्राफ्ट डाउन आने लगेगा। जैसे ये क्लीन एयरक्राफ्ट है, मतलब इसकी फ्लैप ऑपरेट नहीं कर रखी है, तो 43 से नीचे अगर स्पीड रहेगी, 42 या 41 रहेगी, तो वो लिफ्ट नहीं मिलेगी उसको, ठीक है। 43 के ऊपर ही लिफ्ट मिलेगी। अगर फ्लैप 15 डिग्री पे है तो 38 पे ही उसको फ्लाइट को लिफ्ट मिल जाएगी, उसको मतलब एयर में बैलेंस बना लेगा 38 पे ही, ठीक है। तो इतना इसने हेल्प की है, इतनी लिफ्ट जनरेट की है। अगर 25 पे होगी तो 34 पे भी वो बैलेंस बना सकता है, मतलब हवा में रह सकता है, उसकी लिफ्ट मेंटेन कर सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। पहले अगर कोई क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको, जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो नहीं आ रहा तो उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करना है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो जो 1-2 बच जाता है उसमें तो तुक्का भी मार सकते हैं, ठीक है। पहले इनको एलिमिनेट करना, ठीक है। तो जो बच जाए, अगर एक बच गया तो सही है, और अगर 2 बच जाते हैं तो उसमें थोड़ा तुक्का मारोगे तो भी सही होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।